अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस एंड सिविल केस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो क्रिमिनल केसेस है उसमें सारा प्रोसीजर क्या होता है, मतलब किस तरह वो इनिशिएट होता है। जो क्रिमिनल केस होता है उसकी आगे फर्दर जाके वो फिर एफआईआर लॉन्च की जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद फिर फाइनली ट्रायल होता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रायल के बाद वो जो एक्यूज़ है वो या एक्विट होता है या आते हैं सिविल केस। जो सिविल केस है जिसको हम कहते हैं दीवानी मुकदमात। अब हम देखते हैं कि जो सिविल केस है उसकी कौन कौन सी स्टेजेस आती है, मतलब सिविल केस है वो कब इनिशिएट होता है, किस तरह इनिशिएट होता है, उसकी कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिससे गुजरते हुए वो केस जो है वो फाइनली कंप्लीट होता है। अब सिविल केस जो है वो स्टार्ट होता है प्लेंट से। प्लेंट का मतलब ये है दावा। अब ये दावा जो है वो कौन दायर करता है, जो दावा दायर करता है उसको हम कहते हैं प्लेंटिफ, जिसको उर्दू में बोलते हैं मुद्ई। और जिसके खिलाफ ये दावा दायर किया जाता है उसको कहते हैं डिफेंडेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं मुद्दई। अब जब प्लेंट जो है वो प्लेंटिफ जाता है कोर्ट में, वो प्लेंट दायर करता है, उसके बाद क्या होता है, ये प्लेंट जो है इसमें क्या क्या होता है, इस प्लेंट में, इस दावे में उस अदालत का नाम लिखा जाता है। इसके अलावा जिसने ये मतलब ये प्लेंट दायर करता है उसका नाम लिखा जाता है। उसके अलावा जिसके खिलाफ ये प्लेंट दायर की जाती है उसका नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद एफआईआर की तरह के उस ये आखिर ये इशू है क्या, ये मसला है क्या, फिर वो सारा वो डिटेल इसमें लिखा जाता है ताकि वो कोर्ट को पता चले कि आखिर में ये प्रॉब्लम्स, ये केस है, ये केस क्या है, ये केस किस चीज़ के बारे में है। अब प्लेंट के बाद क्या होता है कि जो कोर्ट है, जो अदालत है, जो जज है, वो क्या करता है, वो समन जारी करता है। वो क्या जारी करता है, समन जारी करता है। अब ये जो समन है ये किसको जारी कर दिया जाता है, ये डिफेंडेंट को जारी कर दिया जाता है ताकि वो आ जाए अदालत, जिसके खिलाफ ये जो प्लेंट दायर की गई है वो भी इसके बारे में कुछ कहे और अपने लिए वकील कोई ले ले ताकि वो इस केस को उसके लिए लड़े। अब जो समन है ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस है कि सपोज़ अगर फर्स्ट समन पे वो डिफेंडेंट वो अदालत में वो पेश नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, उसके बाद फिर दूसरा समन वो भेज देते हैं, फिर और समन भेज देते हैं। अगर फिर भी ये बंदा नहीं आता, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक नोटिस जो है वो अदालत वो ऑर्डर कर देगी कि ये जो नोटिस है वो जाके उसके घर के सामने ये लगा दे ताकि उसको मतलब बाद में ये कोई वो ये बात न कहे, कोई वो बहाना न करे कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है, अगर फिर भी वो नहीं आता, वो पेश नहीं होता, उसके बाद क्या होता है कि अखबार में, न्यूज़पेपर में वो एक एडवर्टाइजमेंट वो कोड दी गई कि ताकि वो पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हो उसको वो पता चल जाए। जो दौर है आपको पता है, सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, तो उस पर भी वो कोड जो है वो उसको इन्फॉर्म कर देगी ताकि बाद में वो कोई रीज़न न दिखा दे। अब क्या होता है कि अगर फिर भी नहीं आता तो फाइनली अदालत ये करती है कि जो प्लेंटिफ है उसको फिर ये कहेगी कि आप इस तरह करें कि इसकी प्रोसीडिंग करें, आप ये साबित करें कि आप सच्चे है वो झूठा है। तो फिर क्या करता है, अगर अदालत को ये लगे कि हाँ वाकई वो जो डिफेंडेंट है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि पे सच्चा नहीं है, तो फिर क्या करता है, अदालत जो है वो एक तरफा जो डिक्री है वो पास करती है और उस डिफेंडेंट के खिलाफ। तो क्या होता है, समन के बाद ये होता है कि फाइल रिटन स्टेटमेंट जो होती है। अब ये आता है कि अगर वो डिफेंडेंट वो फर्स्ट समन पे वो पेश होता है अदालत में, तो अदालत क्या करती है, उससे कहती है कि आप एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करें, मतलब जवाबी दावा आप दायर करें
कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। मतलब सपोज़ जो प्लेंट आपके खिलाफ वो दायर की गई है, आप इसके खिलाफ जो कुछ भी मतलब आपके जहन में वो आप दायर कर दें, जिसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा। अब इसके बाद ये होता है कि दोनों पार्टीज़ की एग्जामिनेशन होती है, जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़। अब एग्जामिनेशन के बाद अगर अदालत को ये लगे कि शायद कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अदालत एक मौका दोनों पार्टीज़ को देते हैं, जिसे कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट। वो अदालत उन पार्टीज़ को कहते हैं कि आप अपने साथ मतलब कुछ वक्त देते हैं कि आप एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बातचीत करें। अगर कोई हल आप दोनों के दरमियान कोई निकलता है तो बाकी जो अदालत में कार्रवाई होती है उससे आप लोग बच जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, डिस्कवरीज एंड इंस्पेक्शन। मतलब अगर कोई डिस्कवरी वगैरह इस तरह हो तो उसकी वो अदालत क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है। उसके बाद क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद आते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू। अब फ्रेमिंग ऑफ इशू जो है वो इसको कहते हैं कि जो भी वो प्रॉब्लम्स है, जो भी वो केस है, उसको अदालत क्या करती है, वो फ्रेम करती है। इसके बाद आती है एविडेंस प्लस जो विटनेस को जो स्टेटमेंट है वो अदालत में वो रिकॉर्ड होती है दोनों की। जो भी मतलब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के जो एविडेंस है या कोई विटनेस है, उसको अदालत में वो क्या होती है, उसकी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड होती है। अब जब वो रिकॉर्ड होती है तो उसके बाद क्या होता है, एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन ये इसको कहते हैं कि अदालत को अब पता चल जाता है कि कौन सच है कौन झूठा है, क्योंकि एविडेंस भी आ गए, विटनेसेस की जो स्टेटमेंट थी वो भी रिकॉर्ड हो गई। अब इसके बाद जो अदालत है वो एविडेंस प्लस विटनेस को मद्देनज़र रखते हुए वो जजमेंट पास करता है। वो क्या करता है, जजमेंट पास करता है, अपना फैसला वो जो है वो सुनाता है। इसके बाद जो फाइनली आता है वो उसको कहते हैं डिक्री। जो डिक्री है वो किसी भी कोर्ट की जो फाइनल डिसीजन होती है उसको कहते हैं डिक्री। अब डिक्री में क्या होता है, यहाँ पे भी दो एक के अगर मतलब जाहिर सी बात है एक के खिलाफ आएगी और एक के फेवर में वो डिक्री वो फैसला आएगी। जिस के हक में फैसला आएगी उसको हम कहते हैं डिक्री होल्डर। उसको हम क्या कहते हैं, डिक्री होल्डर। और जिसके खिलाफ वो फैसला आ जाए उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे उस जो जजमेंट डेटर है उसको अगर ये लगे वो ये फैसला न माने कि यार ये मेरे खिलाफ जो है वो ज्यादती हुई, तो उसके पास क्या रेमेडी है, उसके पास रेमेडी ये है कि वो अपील करे। वो क्या करे, अपील करे। वो अपील कहाँ पे कर सकता है, वो सिविल कोर्ट में। उसके बाद सिविल कोर्ट में वो क्या कर सकता है, वो इसको रिवीजन के लिए, इस फैसले को रिवीजन के लिए लेके जा सकता है। उसके बाद वो अगर उससे भी वो मुतमईन ना हो तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अपील भी कर सकता है। अब क्या होता है, सपोज वो अपील करे और वो फैसला भी उसके खिलाफ आ जाए, मतलब ये है कि वो सरासर वो गलत है, इसी वजह से वो जो फाइनल डिसीजन आता है वो भी उसके खिलाफ आता है। अब डिक्री होल्डर जो है उसका जो नुकसान वगैरह हुआ है, क्योंकि ये सिविल केस इस तरह होते हैं कि सपोज दो शख्स है किसी क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में होते हैं, अगर वो दोनों की कोई प्रॉपर्टी में कोई वो क्लैशेस है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको सेटल करने के लिए वो सिविल केस फाइल करते हैं। अब क्या हुआ कि जो डिक्री होल्डर है उसका तो नुकसान हुआ है, वो तो जजमेंट डेटर जो है उसको वो अदा करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिक्री होल्डर है वो अब अदालत को ये कहेगी कि आपने तो फैसला सुनाया था मेरे हक में, अब आपको ये भी करना चाहिए, आपका ये ड्यूटी है कि जो जजमेंट डेटर है उनसे मेरा जो भी नुकसान हुआ है वो मुझे दिलवा दिया जाए। अब अदालत क्या करेगी, अदालत ये करेगी कि उस बंदे को ये ऑर्डर करेगी कि इसका जितना भी वो नुकसान हुआ है अब उसको अदा करे। अगर ये शख्स फिर भी नहीं मानता
तो अदालत के पास ये राइट है, ये राइट हासिल है कि वो उस शख्स की जो प्रॉपर्टी है उनको सील कर रहे, और इसके अलावा जितना भी वो नुकसान डिक्री होल्डर का हुआ है, मतलब प्लेंटिफ का हुआ है, वो उसको उस प्रॉपर्टी से लेके उनको दे दिया जाए। अगर पैर भी नहीं होता, मतलब अगर सपोज इस तरह होता है कि वो जो जजमेंट डेटर है उसकी वो डेथ होती है, फिर क्या होता है, उसके जो औलाद है उसकी प्रॉपर्टी से भी वो वसूल किया जा सकता है। तो होपफुली आपको ये मतलब जो सिविल स्टेजेस एंड सिविल केसेस है इसकी समझ आई होगी। बहुत सी सिंपल वो एक प्रोसीजर है कि किस तरह सिविल जो केस है वो स्टार्ट होती है और किस तरह। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।